नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आशीष रुखैयार। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ जो पिछले 15 सालों से स्टॉक मार्केट के बारे में लिख रहा हूँ। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम मार्केट से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को एक सरल तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं। आज के हमारे वीडियो का विषय है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ, जो कि कल खुलने वाला है। हम आईपीओ के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम इस कंपनी के बारे में और ये क्या करती है उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि इसका नाम है, ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक एक नॉर्मल बैंक की तरह ही काम करती है, बट इसके जो लोन की रकम होती है, राशि रहती है, जो एवरेज टिकट साइज जिसे कह सकते हैं, वो एक नॉर्मल बैंक से कंपेयर करें तो छोटी होती है। जैसे नॉर्मल बैंक आपके आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक वगैरह है, उससे इसकी लोन की रकम की राशि कम होगी। लेकिन ये भी एक नॉर्मल बैंक की तरह ही आपको एग्रीकल्चरल लोन देगी, होम लोन देगी, ऑटो लोन देगी, बिजनेस लोन देगी, एमएसई जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस लोन्स रहते हैं वो सब भी देगी। तो एक नॉर्मल बैंक की तरह ही ये फंक्शन करती है और ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर आती है। उसके नियमों का इसे पालन करना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, बिकॉज आपको पता है कि ये कंपनी है जिसके ऊपर एक आरबीआई जैसा स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर बैठा हुआ है। अब अगर इस कंपनी के साइज के बारे में बात करें तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेस ये हमारे देश की सबसे बड़ी स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इसके अराउंड सब मिला के अराउंड 850 ब्रांचेस हैं, 16,000 एम्प्लॉयज हैं, 36 लाख कस्टमर्स हैं। एसेट्स की बात करें तो हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अब बात करते हैं कि ये कंपनी अभी लिस्ट क्यों हो रही है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये आरबीआई के नॉर्म्स को इसे फॉलो करना जरूरी है। आरबीआई ये कहती है कि अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो 3 साल के अंदर आपको लिस्ट करना जरूरी है एक्सचेंजेस पे। तो ये कंपनी ने सितंबर 2016 में शुरू किया था अपना बिजनेस। तो ये 1 साल देर हो चुकी है इसे, लेकिन फिर भी अभी आईपीओ लेके आ रही है। ये एक पहले भी अपना आईपीओ लाने की कोशिश की थी, बट कुछ कारणों की वजह से आईपीओ नहीं ला पाई थी। तो अब ये आईपीओ लेके आ रही है। अब बात करते हैं कि स्टॉक ब्रोकरेजेस का इस आईपीओ के बारे में क्या क्या राय है। मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेजेस का ये मानना है कि इसमें निवेश किया जा सकता है, आप इसमें पैसा डाल सकते हैं, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि आपको अगर इसमें पैसा डालना है तो आप एक लॉन्ग टर्म इन पर्सपेक्टिव से डालिए, लिस्टिंग गेन्स के लिए नहीं डालिए कि आपको लग रहा है कि चलो इसमें पैसा डाल दो, लिस्ट होगी, अच्छी मुनाफे पे लिस्ट होगी, हम अपना पैसा निकाल के मुनाफा कर लेंगे। वो कहते हैं कि इसमें आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, अगर आप इस बैंक में निवेशक बन के रहना चाहते हैं तब आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो ऐसा वो क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि बैंक में काफी पॉजिटिव चीजें हैं, जैसे कि वैल्यूएशन अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, ग्रोथ पोटेंशियल सब चीज है। रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर सबसे बड़ा है कि, और वो जो रिस्क फैक्टर है वो ऐसा नहीं कि इस बैंक के लिए है, वो बैंकिंग सेक्टर के बारे में है। आपने अभी बहुत ये सब खबरें पढ़ी होगी मोरेटोरियम को लेके, सुप्रीम कोर्ट में केस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्टैंड होगा, इंटरेस्ट वेवर एक्सटेंशन क्या है, बहुत सारी इसमें अनसर्टेनिटीज है। तो उसको लेके पूरे बैंकिंग सेक्टर में एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, और जो भी इम्पैक्ट होगा पूरे सेक्टर पे होगा और इस बैंक पर भी होगा। दूसरी रिस्क फैक्टर एक है कि हम सब जानते हैं कि आजकल ये कोविड पैंडेमिक फैला हुआ है और हर बिजनेस सेक्टर पे उसका इफेक्ट हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि इस बैंक के कुछ लोग हों, कुछ कंपनीज हो जिन्होंने लोन लिया हो, लेकिन उनका बिजनेस बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ, इम्पैक्ट हुआ हो कोविड से, और वो पैसा ना चुका पाए। वो हर बैंक के साथ होगा, इस बैंक के साथ भी होगा। तो एनपीएस, जिसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, उसकी मात्रा बढ़ सकती है। तो ये 2-3 रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बोलते हैं कि लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, लेकिन कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, वैल्यूएशंस अच्छे हैं, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। एक इंटरेस्टिंग बात और ये है कि ये कंपनी 2 नवंबर के आसपास लिस्ट होने वाली है, यूएस इलेक्शंस के ठीक पहले। उस समय माना जा रहा है कि बहुत वॉलेटाइल हो सकता है ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स, और इंडिया भी वैसा ही होगा। तो उस वजह से भी लोग कहते हैं कि शायद आप इसमें लिस्टिंग गेन्स के लिए ना इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना है तो आप जरूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस कंपनी के आईपीओ के बारे में। जैसा कि पहले कहा कि ये आईपीओ कल 20 अक्टूबर को खुलेगा, 22 अक्टूबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। 32 से 33 रुपए का प्राइस बैंड, 32 to 33 का प्राइस बैंड कंपनी ने फिक्स किया है, और लॉट साइज है 450 शेयर्स का। हमने अपने पहले एक वीडियो में आईपीओ के बारे में जो एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने आपको लॉट साइज के बारे में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, बट संक्षेप में आपको बता दें। लॉट साइज मतलब अगर समझिए कंपनी ने बोला है कि हमारा लॉट साइज 100 है, तो आप या तो 100, 200, 300 या 400 ऐसे 100 के मल्टीपल्स पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस कंपनी का लॉट साइज 450 शेयर है, जो कि अराउंड 14,850 होगा अगर आप 33 रुपए का भाव लें इस शेयर का। तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, आप 2 लाख तक का ये निवेश कर सकते हैं, तो 2 लाख की राशि में आपको अराउंड 5,850 शेयर्स तक के लिए आप बिड कर सकते हैं।
ये कंपनी BSE NSE दोनों पे लिस्ट होगी। 27 अक्टूबर के आसपास अलॉटमेंट फिक्स होगा और 2 नवंबर के आसपास लिस्ट होने की आशंका है। कंपनी मुनाफा करती है, पिछले साल जो FY20 है 244 करोड़ का मुनाफा की थी और उसके एक साल पहले 211 करोड़ का मुनाफा की थी। तो ये बेसिकली IPO के बारे में एक ओवरव्यू है। एक ज़रूरी बात हम आपको ये बता दें कि हमने जो भी आपको बताया है वो यहाँ पे जो स्टॉक ब्रोकरेजेस ने जो रिपोर्ट निकाला है उसके बेसिस पे बताया है। अगर आपको निवेश करना है इस IPO में तो आप अपने लेवल पे अपना रिसर्च एनालिसिस जो भी करना है, ड्यू डिलिजेंस, वो कीजिए। उसके बाद ही निवेश करना है नहीं करना है डिसाइड कीजिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने इस IPO से जुड़ी कुछ और डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, और आप भी अगर चाहते हैं कि कोई एक वीडियो, कोई एक सब्जेक्ट है, कोई एक टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं वीडियो बनाए, तो आप उसे हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।